नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, बिहार दरोगा का जो है एग्जाम का डेट नजदीक आ चुका है, यानी कि 25 फरवरी को आपका बिहार दरोगा मेंस 1275 का एग्जाम है। और खुशखबरी ये है कि अगली बिहार दरोगा की वैकेंसी जल्द आने वाली है 2200 के आसपास। इसका क्लियरेंस जो है गृह विभाग के द्वारा कर दिया गया है। अतः आप लोग इस तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब तैयारी करते रहिएगा तभी किसी वैकेंसी में होगा। आपका भाई 3 बार बिहार दरोगा सेलेक्टेड है। ओके, तो आइए हम आज आपको ये ड्यूटेरिया का सेट नंबर 4 और 5 कराने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद करिए ये रिवीजन के लिए है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में इससे 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। ड्यूटेरिया का जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, इससे इंपॉर्टेंट है आपको हमारे द्वारा किया जा रहा है डिस्कशन। ये डिस्कशन किताब से बहुत ज्यादा होता है। इतना होता है कि इससे आप परीक्षा को, पीटी को आराम से पास कर सकते हैं। अगर कोई बिहार दरोगा का मेरा 193+ वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, अगर वो देखता है, यकीन मानिए कि बिहार दरोगा का वो बादशाह बन जाएगा। ओके। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के लिए भी क्लासें आ रही है, और 25 फरवरी के बाद से उसकी क्लासेस नियमित ली जाएगी। ओके। के पाठक महोदय के जो अध्यादेश है, उनका जो हाँ हाँ, अध्यादेश ही कहिए, जो निकलता है, उनके फरमान, उनकी वजह से शिक्षकों के पास समय का पर्याप्त अभाव है। विद्यालय के अलावा उनके पास करने के लिए और कोई कार्य शेष रह नहीं जाता। फिर भी मैं अध्यापक हूँ और आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो नहीं बनाना, इसलिए मैं आप लोगों के बीच गाहे बगाहे आ जाता हूँ किसी तरह। आइए, पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे वो ये है, केबीसी के स्टाइल में। क्या आवर्त में बाएं से बाएं जाने पर, बाएं से देखिए, बाएं से बाएं नहीं होगा, बाएं से दाएं होगा। थोड़ा गलत है भैया, कोई बात नहीं है, हम सही कर देंगे। बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है क्या? तो ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त में मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर से इधर जाने पर बढ़ती है। यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होगा? छोटा होगा। आयनन विभव क्या है कि उस वह ऊर्जा जिससे कोई क्या हो, बाहर निकल जाए, कोई इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है? 2, तो इसलिए ये तो सही है। दूसरा, आयनन विभव का मान बढ़ता नहीं, क्या होता है? घटता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इसका एक ही कक्षा है। यहाँ पर क्या है? फ्रांसियम है, और इसका बहुत सारा कक्षा होगा, तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अतः आयनन विभव का मान क्या होगा? घट जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझिए। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। देखिए, सबसे पहले तो दूर है, दो से दूर तो उत्तल, इसमें कौन सा लेंस लगेगा? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। इसमें क्या होता है, जैसे आंखें हैं, दूर से कोई भी चीज, जैसे निकट का कोई चीज है, तो इसका ऐसे जो प्रतिबिंब है वो क्या बन जाता है? रेटिना से पीछे। रेटिना मान लीजिए यहाँ है, रेटिना यहाँ है, तो इसके पीछे बन जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूर जाकर बनता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है? लेंस की क्षमता घट जाती है। ये आपका क्या है? सही है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, तभी तो दूर चला गया। ये भी क्या है आपका? सही है। लेंस की गोलक और लेंस गोलक की लंबाई बढ़ती नहीं है, घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। इस वजह से ये क्या होता है? दूर चला जाता है। यानी कि ए और बी दोनों सही है। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? तो लेंस की क्षमता घट जाती है। घटने की वजह से क्या होता है? दूर चला जाता है। और लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, इस वजह से क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। ओके। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए, बहुत सिंपल है। सामान्य लवण क्या है? तो बेरियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। ओके। अम्लीय लवण क्या है? तो अम्लीय लवण है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण क्या है साथियों? तो क्षारीय लवण है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। और द्विक लवण क्या है? तो आपका द्विक लवण है फिटकिरी। ओके। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। यानी कि सामान्य लवण क्या है साथियों? सामान्य लवण है आपका बेरियम क्लोराइड। ओके। अम्लीय लवण कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण कौन है? तो फेरिक ऑक्साइड। और द्विक लवण क्या है? तो फिटकिरी है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बेहतर समझ में आ रहा होगा। आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। रिवीजन करते रहिए।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पता है सबसे हल्का तत्व क्या है? आपको पता है कि सबसे हल्का तत्व क्या है? तो यहाँ पर सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। लेकिन कहेगा सबसे हल्की धातु कौन है? तो वो सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। सबसे हल्का अक्रिय गैस कहेगा तो वो कौन सा है? हीलियम है। ओके। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक पर्याप्त चीज है। हाइड्रोजन में परमाणु संख्याएं क्या होती है? एक होती है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है। ये सब याद रखना आपको। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसलिए ऐसे आवारा तत्व भी कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में क्या शामिल है साथियों? ये है लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। क्या शामिल है? लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम शामिल है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक के रूप में। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है वो 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडेन ने चूना पत्थर चिकनी मिट्टी को जोड़ने वाला एक ऐसा पदार्थ बनाया जिसे बाद में पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। और इसमें जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, CuSO4 विद हाफ H2O। ओके। अगला है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन 2213 बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। तो इसका होता है साथियों 12 और 3। क्या होता है? बेंजीन C6H6, इसी को बेंजीन कहते हैं। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12 और 3 होती है। सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? 12 और पाई बॉन्ड कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक रंजक, औषधियां, DDT आदि के निर्माण में किया जाता है। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा, धोबन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर सभी का प्रयोग किया जाता है। जिसमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। पानी में दो तरह की कठोरता पाई जाती है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता हटाया नहीं जाता है। पानी उबालकर क्लर्क विधि द्वारा आदि द्वारा पानी में उपस्थित अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। तो बहुत बार पूछा जाता है अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, अगर क्लोराइड है MgCl2 है, MgCl2 है तो ये कैसा हो जाएगा? ये अस्थायी कठोरता हो जाएगा और फिर इसे दूर नहीं किया जा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगला आदि किसी एनक में यदि किसी एनक में लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी होगी। तो +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। आप लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ये 2 है बराबर 1/f, 2f बराबर 1। और यहाँ क्या है? डायोप्टर है। मीटर f बराबर क्या होगा? 100/। इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे जेम्स एंडरसन ने की थी। ओके। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी, जब जेम्स चैडविक ने किसका? न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक उसी साल। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन पर धन आवेश युक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिट्रॉन द्रव्यमान या आवेश इलेक्ट्रॉन के बाहर होता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाहर होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एंटी पार्टिकल। तो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? उसके वेगों का अनुपात होगा 2:3। क्या होगा? को पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। इस पर अपना रख के सब काम करना है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण। तो तापमान में जैसे परिवर्तन होगा, तापमान किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। इसलिए जैसे तापमान में परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तन, पोटेंशियल में परिवर्तन को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। नींदे बर्बाद न करना।
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? असत्य। विरंजक चूर्ण, जिसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, क्या है? CaOCl इंटू Cl, इसको लिख सकते हैं CaOCl2, ठीक है ना? तो ये है विरंजक चूर्ण, ठीक। अगला है जल में अधिक विलय होता है, सही है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण, गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन के माध्यम से रंगों या दागों धब्बों को हटाता है। बताइए ऑक्सी कारक है, तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? एक अपकारक है। विरंजक चूर्ण क्या है? एक अपकारक है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? कौन सा भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। ओके। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या है? वेबर है। ये किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? वेबर है। ओके। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक क्या है? गाउस है। क्या है? गाउस। पल्बमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये क्या था? बरबरा मेली टोंग ने। किसने किया था? बरबरा मेलिंग टोंग ने किया था पल्बमान जीन। अब क्या है? पल्बमान जीन क्या होता है? तो बराबर में अनुवांशिकता का अध्ययन करते हुए समय देखा कि कुछ अनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। मतलब ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से यात्रा करता है। अनुवांशिकता की खोज ग्रेजर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मटर के पौधे पर जो किया था वही है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? बच्चा बच्चा जानता है। हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके। और अब परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक कौन होता है? हाइड्रोजन बम होता है। सूर्य की किरणें भी किस पर काम करती है? हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर ही सूर्य से भी किरणें निकलती है। नींदे बर्बाद न करना, दबा के पढ़ाई करना। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो कुल्हे को जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट करने के लिए कुल्हे को जोड़ के प्रतिस्थापन करने के लिए क्या कहा जाता है? ऑर्थोप्लास्टिक कहा जाता है। ऑर्थोराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनः संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह प्रत्यक्ष ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। मेरा जो 2446 बिहार दरोगा था ना, 2446, उसमें इसमें इसमें जो मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया था दौड़ने की वजह से। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड्स का पाचन जो है ये जिसके उपस्थिति के कारण होता है, तो पित्त अम्ल और लाइपेज, ये दोनों की वजह से होता है लिपिड्स का और लिपिड्स किससे बनता है? तो वसा अम्ल को क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। ओके। और वसा का कौन करता है? दही करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का और ट्रिप्सिन टाइलिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम अमाशय लार ग्रंथि तथा अग्नाशय सूत्र, ये प्रोटीन का पाचन करता है। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता है। डायबिटीज से पीड़ित जो मरीज है उसके मूत्र के नमूने में सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये सभी उपस्थित होते हैं। सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। डायबिटीज आजकल तो कॉमन बीमारी हो गया डायबिटीज। तो बिहार दरोगा का तैयारी करने वाले बच्चे ये हैं, उनका हो चाहे ना हो, दौड़ते इतना है कि उनका डायबिटीज डायबिटीज सब क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। और खास करके जो 30 प्लस हो गए और वो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या है? बहुत ही अच्छा जॉब है। दौड़ धूप करते हुए क्या होता है? और हो जाने के बाद बिहार में कौन दौड़ता है? आप तो जानबे करते हैं, सब बात आप लोग को क्या बताएं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार ही है, बस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत टाइट चल रहा है मामला। ये शरीरीय कोलाई मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं। इस शरीरीय कोलाई निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है? उष्मीय मान अधिकतम होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का उष्मीय मान। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H12O6 होता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में बटा होता है। वसा, विटामिन, प्रोटीन ज्यादा उष्मीय मान कार्बोहाइड्रेट का होता है। दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे?
ओके, दिल्ली समझौता जिसको आप लोग लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो 5 मार्च 1931 हुआ था। अब आप लोग को जवाब पता चल गया, 5 मार्च 1931 हुआ था। तो इस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। वायसराय भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता द्वारा समन्वय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपुताना नामक जहाज से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने। दलितों का अलग निर्वाचन के विषय पर गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया और ये असफल हो गया था। द्वितीय सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को स्वीकार नहीं करने वाले होलकर थे। ओके, बाकी सब कर लिया था। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798 में। सहायक संधि को लाया कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था सहायक संधि। ओके, और हैदराबाद ने 1798 में सबसे पहले से स्वीकार किया था। ओके, फिर जो है मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में, बरार एवं भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि। इनमें से कौन 1846 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो एमजे मैकडोनाल्ड जो है ये 1946 में, सर स्टोफेट क्रिक्स था, एबी अलेक्जेंडर था और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था। और इसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। क्या कहा जाता है? इस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन था। क्रिप्स मिशन भी इससे पहले आया था सर स्टोफेट क्रिप्स के नेतृत्व में। एमजे मैकडोनाल्ड का संबंध कब से है? तो 1932 से था, जिसमें आपको पता है कि ये दलितों को क्या करता है? पृथक निर्वाचन देता है। और ये ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री। बिहार में किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो बच्चा बच्चा जानता है तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। बहुत बार क्वेश्चन आता है काकोलत, क्या चीज? काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। तेलिहार जलकुंड कैमूर में है। काराकाट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। क्या है? दुर्गावती। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? दुर्गावती जलप्रपात। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। और मंजर कुंड क्या है? सासाराम में। तो दो गो सासाराम में भी है। क्या चीज आपका याद रखना है? धुआं कुंड, धुआं कुंड, धुआं कुंड। और दूसरा क्या है आपका? मंजर कुंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न क्या है? रिपीट हो चुका है। तो तेल्हार कुंड जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में है। ओके, दुर्गावती कहाँ है? रोहतास में है। काकोलत कहाँ है? नवादा में है। कर्मनाशा कहाँ है? बक्सर में। और धुआं कुंड जलप्रपात और मंजर जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी की नगरी सासाराम। क्या पाटलिपुत्रा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट? तो पाटलिपुत्रा प्रारंभ में इसकी निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। बिल्कुल सही है। और ये काम कौन किया था? तो ये काम जो है उद्यन से पहले अजात शत्रु ने भी किया था। सर्वप्रथम उद्यन ने इसे अपनी राजधानी बनाई, ये भी एकदम सही है। अजात शत्रु इसको सैनिक छावनी के रूप में रखा था, लेकिन उद्यन ने, अजात शत्रु के पुत्र ने, इसे राजधानी बनाई। इसके राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्वता थी। एकदम सही। उस समय गंगा नदी के किनारे बसा था। गंगा, सोन और बूढ़ी गंडक के संगम पर यह क्षेत्र था। दुश्मन उस समय नदी उतना जो है व्यवस्था ठीक नहीं था, तो नदियां पार करके आसानी से आ नहीं पाते थे, जिस वजह से ये सब क्या था? ठीक ठाक था। ओके, कोई भी समस्या हो दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के बाद पूछ सकते हैं। मुस्कुराइए, हम आपको बता रहे हैं। क्या हुआ? काहे दुखी लग रहे हैं? डोंट गेट स्ट्रेस, बी हैप्पी, कीप क्वाइट, लिसनिंग द वीडियो, गेटिंग सम नॉलेज। ओके, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50%। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वैसे तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला पूर्णिया है, लेकिन बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला क्या है? सहरसा है। तो न्यूनतम में, महिला में सहरसा है, बाकी सब में क्या है?
ओहो, पूर्णिया क्या है? अब पूर्णिया नया जनगणना होगा सुधर जाएगा, लेकिन सब में टॉप पर कौन है? रोहतास जीत क्या है, सब में टॉप पर है। और रोहतास में कौन सा जलप्रपात है? दुर्गावती जलप्रपात। क्या ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा तब ना झंडा गाड़िएगा। है सर्विस क्लासेस के जी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तब। अब ये तो क्या कहता है, यह बिहार की कुल साक्षरता। ओके, ये है बिहार का पुरुष साक्षरता लगभग, ये है महिला साक्षरता। ओके, और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा जा चुका, जिसमें अपना 80 नंबर आया था, एकदम टफ एग्जाम था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आप लोग जानवे करते हैं, नकदी फसल यानी कि नकदी फसल क्या था? नील की खेती के विरोध में था, ठीक है ना। क्या कहता था? अंग्रेज कहता था कि अपने खेत के एक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर क्या करो? नील की खेती करवे करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो आपको पता है बहरुद्दीन तैयब जी थे, मद्रास अधिवेशन बने थे। और दूसरा था रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी जो है ये कब बने थे? 1896 में बने थे। और इन्हीं के अध्यक्षता में क्या गया गया था? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम दे मातरम। ओके, इन्हीं के समय में क्या हुआ था? गाया गया था, ठीक है ना। और ये जो रहमतुल्लाह सियानी है, ये कब बने थे? 1887 में मद्रास अधिवेशन में बने थे। और ये अध्यक्षता कहाँ किए थे? कोलकाता में किए थे, कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। ओके, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है ये लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। आपको पढ़ाया है इसके बारे में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध जीतने के बाद इसने भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। निम्न से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सही है। गरीबों को और विधवाओं को इसमें क्या कहता था? भोजन उजन कराया जाता था। दीवाने मुस्तराज, दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? दीवाने कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तकराज को समाप्त कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुस्तराज का व्यवस्था किया था, ठीक है ना। मोहम्मद तुगलक संकट के कृषकों की सहायता के लिए केंद्र के विभाग के दीवाने कोई की स्थापना की। दीवाने अर्ध सैनिक विभाग की स्थापना, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत करते, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। क्षमा चाहता हूँ प्यारे साथियों, इसको हम लोग एक बार फिर से निपटा देते हैं। देखिए, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये क्या है? पूरी तरह सही। दीवाने मुस्तराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोई का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। ओके, आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आता है, छपता है। और जब छपता है सर्वेसर का पढ़ाया हुआ याद आता है। वल्लभाचार्य किस मार्ग से थे? पुष्टि मार्ग से। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद से क्या थे? रामानुजाचार्य। माधवाचार्य किससे थे? द्वैतवाद से। और शंकराचार्य अद्वैतवाद से। शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म का पुनः उद्धारक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य किसके थे? पुष्टि मार्ग से। रामानुज रामानुज जो है ये विशिष्ट द्वैत से थे। माधवाचार्य द्वैतवाद से थे। और शंकराचार्य अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य जी थे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ओके, पद्मावत अखाड़ा तथा आखिरी कलाम में पद्मावत की हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। ओके, और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये शेर शाह सूरी के दरबार में क्या था? एक कवि था।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची निम्न में से किस संविधान से लिया गया? समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और सोर्सेस से एक प्रश्न आता ही आता है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान समवर्ती सूची के प्रावधान लिए गए। ऑस्ट्रेलिया संविधान में ली गई अन्य विशेषताएं प्रस्तावना की भाषा और व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री एम सी शीतलवार। कौन थे? श्री एम.सी. शीतल। भारत सरकार का स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एस.सी. शीतलवार की अध्यक्षता में गठित किया गया। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी और न्याय मंत्रालय का सलाह देना है। यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ये भारत में एक राज्य एक चुनाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। ओके, और ये ऐसा होता है तो कहाँ कहाँ संशोधन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 83 में और अनुच्छेद 172 दोनों में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों करना? एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय के एक साथ चुनाव कराने से, मतलब 5-6 गो रहेगा, वोटिंग ईवीएम फटाफट दबा देना है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभा के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उसमें वृद्धि की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, अनुच्छेद किसमें 83 में 83, 85, 172, 174, 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। ए बी और सी तीनों रहता तो तीनों हो जाते, ए बी सी प्लस सी, सभी में संशोधन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करना पड़ता है? राज्य सरकार अपने लेवल का वित्त आयोग गठित करती है। एक केंद्र सरकार करती है आर्टिकल 280 के तहत, एक राज्य सरकार करती है आर्टिकल 243 आई के तहत। किसके तहत? 243 आई के तहत। राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई तथा अनुच्छेद 243 वाई में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? एडमिरल है, एडमिरल। ओके, बाकी ये विंग कमांडर और कमांडर, ये सब विंग कमांडर किस में होता है? एयरफोर्स में होता है। अभिनंदन वर्धमान जी जो थे वो क्या थे? विंग कमांडर ही थे, जो पाकिस्तान में जाकर उसका राफेल गिरा के आ गया था वापस मिग 21 से। दबा के कर लाइक भैया, दबा के कर सब्सक्राइब, सर्वेश क्लासेज केजी जी के रहुआ लोग करा लाइक सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है साथियों, कहता है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या नहीं है साथियों? खाद्यान्नों का निर्यात, ये खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों का वितरण करना है, खाद्यान्नों की खरीद करना और खाद्यान्नों के ऊपर स्टॉक का रखरखाव करना है, खाद्य सुरक्षा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो आप जानते हैं 7 ग्रेट विक्टोरियल सैंडी, ये सब मरुस्थल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम भी है, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का क्षेत्र। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी आदि ऑस्ट्रेलिया क्या है? मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। कहता है ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। वैसे ग्रीनलैंड भौतिक रूप से किससे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका से, महाद्वीप के हिस्से में है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर यूरोप के डेनमार्क देश का आधिपत्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। ओके, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। मत्स्य क्रांति आपको पता है, कोयला उत्पादन, सरसों में नहीं। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से। स्वतंत्रता प्राप्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से क्रांति लाई गई और इसके द्वारा क्या हुआ? इस क्षेत्र में उत्पादन
की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है साथियों मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। ओके, स्वर्ण क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मटर या टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। रजत क्रांति अंडा। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास। निम्न से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? यह है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। ये एक संवैधानिक आयोग है और प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। दबा के करो लाइक, दबा के करो सब्सक्राइब। अगला है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से क्या क्या था? विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई। अभी भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में की गई थी, लेकिन इनके आंकलन के अनुसार 1867 में प्रति व्यक्ति आय मात्र कितना था? 20 रुपया ही। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक के रूप में काम करती है? तो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक के रूप में काम करती है। सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1982 में शायद किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के निवेशक के हितों की रक्षा हेतु भारत में म्यूचुअल फंड की नीति का प्रतिपादन करता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है? वह प्रकाशित करता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को बनाया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग जैसे टीचर है या कोई भी, तो उससे टैक्स लिया जाता है। ये राजा चलैया समिति, भारत में सेवा कर राजा चलैया समिति की सिफारिश से लागू किया गया। राजा चलैया की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति बनी। इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के द्वारा 5 द्वारा काटा जाता है। ओके, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। क्या है? बोर्नियो द्वीप। उपयुक्त में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जिसका 73% भाग इंडोनेशिया तथा 26% भाग मलेशिया एवं 1% भाग ब्रुनई में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल का उर्वरक के रूप में प्रयोग धान में किया जाता है। ओके, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण क्या करता है? फास्फोट सोलबिलाइजर के रूप में काम करता है। अगला सवाल है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान में कुल 5 द्वीप है, लेकिन जापान की राजधानी जो है टोक्यो, वो किस द्वीप पर स्थित है? होंगशु द्वीप पर। होक्काइडो भी है, और होक्काइडो और होंगशु द्वीप को जो जोड़ता है वो जल संधि का क्या नाम है? सुगारू जल संधि है। ओके साथियों, और ये सिकुकू पर ही क्या है? हिरोशिमा स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% था। 31, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। लेकिन यही चीज क्या है? बिहार में शहरी जनसंख्या मात्र 11% और ग्रामीण जनसंख्या लगभग 88% के आसपास थी। ओके, कहता है निम्नलिखित में से सूचियों के नीचे की सूची। बोगियाल बोगियो बोगियो घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो बोगियो घास का मैदान फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में। आइला घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। आइला फ्रांस में। गलीच कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी ईरान में गलीच। और सामून कहाँ पाया जाता है? सामून पाया जाता है ईरान में। सामून कहाँ पाया जाता है? ईरान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश है, तो बोगियो चक्रवात कहाँ आता है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस में। आइला कहाँ है? फ्रांस में। गरीज कहाँ है? दक्षिण पूर्व ईरान में। और सामून कहाँ है?
सामून है ईरान में। कहाँ है? ईरान में। ठीक है ना? इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ हाँ, आप लोग सब तेज हैं, हमको क्या कहना, हम तो आप लोग पढ़ते रहिए खाली, तो आप बढ़ते रहिएगा। ओके, अगला सवाल है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। ओके, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, ब्योमा जलप्रपात जेरे नदी पर है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहा, गंगा कहाँ मिलते? भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है, और देव प्रयाग में मिलने के बाद यह क्या बन जाते हैं? गंगा। और यहीं पर क्या है? टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित नगर है। देव प्रयाग पंच प्रयाग में एक है, और यहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी नदी संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। देव प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ये आपका मिजोरम का, किसका है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह है। नए भौगोलिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग पाकिस्तान और चीन के कब्जे में, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी है। जनसंख्या सूची एक, सूची और सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। माना दर्रा, माना, नीति और लिपुलेख, ये सभी दर्रा कहाँ है? ये सभी माना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में कहाँ है? नाथुला, जलेपला, ये सब कहाँ है? सिक्किम में। जो जिला कहाँ है? टिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जो जिला कहाँ है? तो जो जिला लद्दाख में है। ओके, का सही जवाब क्या है? सी। अतः जीवंत जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक कार्यक्रम है। क्या है? यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती जीवंत ग्राम कार्यक्रम VVP की घोषणा वित्त मंत्री के बजट भाषण 2022 में की गई। अब तो बजट भाषण 2024 भी आ गया, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य है आर्थिक विकास, मानव पूंजी के निर्माण, पर्यावरण संरक्षण। इनमें से कोई नहीं। सामुदायिक विकास का अर्थ है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ओके, इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट जो है ये किसका खनिज है? टाइटेनियम का। किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है सहकारिया आयोग। सहकारिया आयोग का संबंध किससे है? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और केंद्र राज्य संबंध को मजबूत करने के लिए कौन सा आयोग बना था? सहकारिया आयोग बना था, केंद्र राज्य संबंध। कहता है सी रंगराजन आयुष समिति, गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा। पारेख समिति का संबंध किससे था? बुनियादी। नरसिम्हन समिति बैंकिंग, और पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ए होगा। क्या होगा? ए। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? भारत में उच्चतम न्यायालय, जो कि जिसको आप लोग सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद का क्या कहता है? संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है किसी भी विवाद को जो केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच में हो। केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं या अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना, या दो से अधिक राज्यों के बीच के तनाव को डायरेक्ट मूल अधिकार के तात्पर्य के तहत कहाँ उठाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ओके, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ओके, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ओके, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये सब मिला के जो दिया वो क्या है? सही दिया। अगला है किसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
संसद का अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के अनुसार करते हुए दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया गया। ओके, अगला है भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? तो भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल है जो राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपना पद धारण करता है। महान्यायवादी का जो पद है ये आर्टिकल 76 के तहत है। ओके, वर्तमान में कौन है? तो के वेणुगोपाल है। अटॉर्नी जनरल कौन है? तुषार मेहता है। मुझ में तू ही तू छुपा। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है। ग्राम सभा संबंधी सामुदायिक अनुच्छेद है 243 का। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद 243 ए है। 243 में परिभाषाएं हैं। 243 ए में ग्राम सभा है और ग्राम सभा में प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक मतदाता क्या होता है? सदस्य होता है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का संविधान है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों से लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रमुख प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को क्या करती है? नियुक्त देती है। ओके, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्रकरण समिति का जुड़वा बढ़न कहा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अगला है राज्य में सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य में जो सरकारों का है वो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग हुआ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंध के लिए? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग 43 क में उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। 48 में गौवध पर निषेध पर्यावरण का संरक्षण। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? भाग 4 में क्या है साथियों? नीति निर्देशक तत्व है। समान कार्य के लिए समान वेतन है। ये किस में है? आर्टिकल 39 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। कार्यपालिका का पृथककरण ये 50 में है। आता 1 और 2 और 3 सभी दबा के करना, सुरक्षित करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रयाप्त करना, सामूहिक हितों के लिए सामुदायिक भौतिक और नीति निर्देशक तत्व क्या है? इसको लेकर हम लोग कहीं कोर्ट में तो नहीं जा सकती है, सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। ओके, अगला है किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? ये राजस्थान ने। ओके, अगला है किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया? जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता राजस्थान। इसमें क्या करना? प्रतिभागी के लिए 2.7 लाख रुपए एक दैनिक नगद पुरस्कार के साथ एक वीडियो प्रतियोगिता शुरू की। जन सम्मान नाम की प्रतियोगिता में योजनाओं पर लघु वीडियो शूट करना और अपलोड करना शामिल है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीता था? राणा का वंशज एक ही है, नीरज चोपड़ा भैया। और नीरज चोपड़ा ही क्या है? वो व्यक्ति है जो 83.80 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया पॉल लिंच को। किसे दिया गया? वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच आयरिश लेखक को उसके कीर्ति प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बनी है अदिति स्वामी। कौन बने? अदिति स्वामी बनी है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले अदिति स्वामी। बिहार दरोगा मेंस हम लोग देख रहे हैं। जुलाई 2023 तक भारत के कुल 75 रामसर स्थल है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में कुल 14 रामसर स्थल हो गया है। ओके, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में का स्थान आता है, जहां कितना है? 10 है।
तमिलनाडु का प्रथम रामस्थल 19 अगस्त 2002 को घोषित पॉइंट केलिमर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है। वार्ष वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास त्रिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ? ये आपका प्रारंभ हुआ था कोलंबो में। ओके, अगला है फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन है? फीफा महिला विश्व कप में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 1-0 से क्या किया? जीत लिया वुमेन्स 2023। स्पेन के लिए विजयी गोल ओलोगा कैमोरना ने खेल के 29वें मिनट में किया। स्पेन की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। निम्न में से किस गवर्नर ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ये कौन थे साथियों? ये थे आपके शक्तिकांता दास। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार है विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल है। नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 19 सितंबर 2023 को इस नवीन संसद भवन में प्रवेश किया और एक ऐतिहासिक बिल महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसने संसद के एक नए अध्यक्ष के अध्याय के रूप में शुरुआत की। यह बिल 27 वर्षों से लंबित था, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। ओके, गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा है। ओके, और अपने बेटे रघु की आयु का चौगुना है। तो मान ले रघु का आयु कितना है? रघु का आयु x है, तो गोविंद का आयु कितना हो जाएगा? गोविंद की आयु हो जाएगा 4x। ओके, श्यामा की वर्तमान आयु क्या होगा? 4x-3। श्यामा का क्या होगा? 4x-। ओके, अधिरघु का आयु 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। रघु का आयु 3 वर्ष बाद x+3। 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है, तो x+3 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। श्यामा की वर्तमान आयु कितनी होगी? 45 वर्ष। अगला है 14 किग्रा के नींदे बर्बाद न करना। कहता है 14 रुपया प्रति किग्रा के 69 किग्रा दूध में कितना पानी मिलाया जाए? 14 रुपया वाला दूध है। ओके, और क्या है? 14 रुपया में 1 किलो दूध देता है, 1 kg। ओके, और कहता है 69 किग्रा दूध में कितना पानी मिलाया जाए? चाय की मिश्रण 13 रुपया 80 पैसा के दर से बेचने पर 20% लाभ हो। पानी का दाम क्या होता है? 0। इसका दाम क्या है? 14 रुपया प्रति किग्रा। हमारा क्या है? 20% लाभ हो, तो 13 कितना? तो 13.80 का 20%, ये क्या हो जाएगा? 11.50। 23.5 का क्या होगा? 15 किलो आंसर होगा। ठीक है ना? यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है, तब k का मान क्या है? त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया गया, तो ये क्या होगा? 2s हो जाएगा। क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये हीरो का फॉर्मूला होता है ना, आप लोग जानते हैं ना, s बराबर क्या होता है? 1/2 a प्लस b प्लस c। अब रूट अंडर क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना? इसका प्रयोग करेंगे, आएंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में एक जैसा समय लेती है। धारा का वेग कितना है? कह रहा है कि शांत जल में कितना है? 26। 10+x बराबर 14/10 - x। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे ही सॉल्व करेंगे, हमारा सही जवाब क्या आएगा? x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 3 गुनी है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र से चौगुनी थी, बेटा की उम्र कितना है? तो बेटा की उम्र x है तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे x का मान कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 त्रिभुज के एक अंतःवृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, समीकरण पहले अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? p प्लस बी माइनस एच बटे 2। p का मान कितना है? 12 प्लस 5 माइनस 13 बटे 2। 12 5 17 माइनस 13 बटे 2 यानी कि 4 बटे 2 यानी कि कितना? 2 सेंटीमीटर। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 पाई आंसर कितना आएगा? 4 पाई सेंटीमीटर। कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से बेची गई। भाव से 10 के भाव से खरीद कर 10 में 11 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत लाभ कितना होगा? 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर गुना 100। 50 रुपये को 150 बच्चों में बांटा गया था, प्रत्येक लड़की को 50 पैसे था, प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिला, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 49 रुपये के 150 में मान लो लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150 माइनस एक्स। ये क्या है? 50 गुना एक्स 30 गुना 150 माइनस बराबर 50 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? लड़कों की संख्या 104। वाट के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रकार क्या है? -4, एक्स में -4 गया तो टी, वी में -4 गया आर, डब्ल्यू में -4 गया एस, यू में -4 गया क्यू, तो एल में -4 जाएगा तो कितना होगा साथियों? एच एफ जी ई, एफ एच जी ई। तो जवाब क्या होगा? ए। 5 11 वाट, 5 11 वाट, तो 5 गुना 2 10 प्लस 1 11, 11 दूना 22 प्लस 3 25। यहाँ क्या हो जाएगा? 25 25 25 दूना 50 प्लस 5, फिर 55 गुना 2 प्लस 7, मतलब गुना करके एक अगला प्राइम नंबर जोड़ देते हैं। 24,060 की राशि के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 2290 रुपये के लिए साधारण ब्याज से 68 रुपया अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब ब्याज की दर ज्ञात करना है। पी इंटू आर आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 बराबर कितना? 68। इसको सॉल्व करेंगे, सही जवाब कितना आएगा? 20%। एक बॉस की लंबाई 2√2 मीटर है, 2√3 मीटर है तथा इसकी समय की परछाई की लंबाई, आप इसमें कौन सा लगाएंगे? हाइटेंस डिस्टेंस लगाएंगे। 2 मीटर और ये क्या है? 2√3 मीटर, ठीक है ना। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? 2√3 बटे 2, 2 2 कट गया, √3, 10√3 का मान कितना होता है? 60 डिग्री। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र की औसत आयु कितनी होगी? नए छात्र की औसत आयु होगी 16 वर्ष। नींदे बर्बाद न। आइए अगला सवाल साथियों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी भिन्न है? बहुत सिंपल है, आप लोग अपना कर लीजिएगा। 19/36, 19/। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर क्या है? डी है, GFI। क्या है? GFI। एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न स्थितियों में से कौन सी संख्या 2 के समान स्थिति पर है? पासा है, एक है तो 1 से 5 है, 1 5 मिल गया, 1 काट दीजिए। 2 का उल्टा क्या होगा? 4। उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 2, तो इसमें क्या है? किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वें पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसका औसत में
5 रनों की वृद्धि हो जाती है 13वें पारी के बाद, उसका औसत क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये क्या होगा? अनुक्रम को क्या पूरा कर रहा है? एक्स पूरा कर रहा है साथियों। डी +2 +3 +4 +5 +6 क्या है? +2 +3 +4 +5 प्लस क्या हो जाएगा? 6। तो एक्स आ जाएगा। ठीक, किसी कार्य को करने में ए को बी से दुगुना समय लगता है तथा सी से 3 गुना समय लगता है, तीनों मिलकर एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेले इस कार्य को 6 दिनों में करेगा। ठीक ना? तो इस तरह से आपका ये सेट नंबर 4 था। वैसे तो हम सोचे थे सेट नंबर 4 को करा देंगे, लेकिन करिएगा क्या, यहाँ तो क्या है, समय का अभाव है। सेट नंबर 4 पूरा डिटेल से करा दिया आपको। उम्मीद करते हैं कि हाँ आप लोग बहुत कुछ सीख। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जल्द ही बाकी का सेट लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूँ, समय कम है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा। बंदे करते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।